कल के सेशन में हमने स्टार्ट किया था इंटरनल चेक इन केस ऑफ वेजेस एंड इंटरनल चेक। ये हमारा इंटरनल चेक का लास्ट पार्ट है, वेजेस वाला पोर्शन। और उसके बाद हमारा इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट और रह जाएगा, इंटरनल ऑडिट। देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। ठीक है जी, काफी लेंदी चैप्टर था ये, टाइम कंज्यूमिंग था, बट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए मैंने बहुत स्लो प्रोसीड किया ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। वेजेस एंड इंटरनल चेक, तो इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट डू यू मीन बाय वेजेस? एक ऐसी पेमेंट दैट इज मेड टू द लेबरर्स, पेमेंट मेड टू द लेबरर्स, लेबरर्स को जो आप पेमेंट करते हैं फॉर वर्क डन, उनके काम के लिए, उसे आप वेजेस कहते हैं। सो वेजेस में फ्रॉड्स की संभावना काफी अधिक रहती है, इसीलिए वेजेस के केस में इंटरनल चेक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। क्या क्या संभावना रह सकती है यदि इंटरनल चेक सिस्टम वेजेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? यदि वेजेस पर इंटरनल चेक सिस्टम नहीं है, तो क्या भिन्नता, जिसको आप डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं, क्या भिन्नता हो सकती है? इसमें एक पॉइंट मैंने आपको कल डिस्कस किया था, वो ये था कि ऐसा हो सकता है कि अगर यदि इंटरनल चेक सिस्टम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं है, तो आप मजदूरों को उस अवधि के लिए पेमेंट कर सकते हैं जिस अवधि के लिए उसने काम किया ही नहीं। ठीक है जी, वेजेस ऐसी अवधि के लिए, ऐसी अवधि के लिए दिए जा सकते हैं जिस अवधि में उसने काम किया ही नहीं। और इसमें मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि देयर इज वन लेबरर नेम्ड रामू, रामू हु इज अ लेबरर, और इसने आपके पास ज्वाइन किया था 15 जनवरी को, 15 जनवरी 2020 को इसने ज्वाइन किया था, और आज भी वो आपके पास यहाँ पर काम करता है। या मान लीजिए ज्वाइन इस दिन किया था और वो आपके पास रहा 30 सितंबर 2020 तक, इसके बाद वो छोड़कर चला गया और आपने उसको वेजेस पे कर दिए, वेजेस पेड फ्रॉम, आपने उसको वेजेस पे कर दिए 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक। क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम अवेलेबल नहीं था, इसलिए आपको ज्वाइनिंग डेट ध्यान नहीं थी और आपने 1 जनवरी से उसको पेमेंट कर दी। आपने फालतू वेजेस, एक्सेस वेजेस कितने टाइम पीरियड की दे दी? हाँ जी, चैट बॉक्स में प्लीज प्लीज गेट इन्वॉल्व इन द क्लास,
गेट इन्वॉल्व इन द क्लास, सोए नहीं, 15 days, excess wages paid for संजना बेटा 14 days। 15 से तो ज्वाइन कर लिया था ना उसने। 14 दिन की जो वेजेस हैं वो आपने एक्सेस पे कर दी। सो ऐसा हो सकता है कि यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर इंटरनल चेक सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो आप वर्कर्स को उस टाइम के लिए पेमेंट कर दें जिस टाइम पीरियड में उसने काम किया ही नहीं है। ठीक है जी। और क्या गलतियां हो सकती हैं अगर इंटरनल चेक सिस्टम नहीं है तो? आपको कल मैंने फिक्टिशियस नेम्स की बात बताई थी। वेज शीट्स, वेज शीट क्या होता है? वेज शीट होता है जिसमें लेबर का जो नाम है, लेबरर का जो नाम है, लेबरर को कितनी वेजेस पे करनी है, वो सब इंक्लूड होता है वेज शीट्स में। सो वेज शीट्स में फिक्टिशियस नेम्स, फिक्टिशियस नेम्स का मतलब क्या होता है? नकली नाम। फिक्टिशियस नेम्स चढ़ाए जा सकते हैं, चढ़ाए जाने की संभावना और इन नकली नामों के बिना पर आप क्या करेंगे? आप उन वर्कर्स की वेजेस ले लेंगे और उनका गबन करेंगे। इरादा क्या है इसके पीछे? इरादा क्या? इरादा है गबन, नकली वर्कर्स की वेजेस का गबन। और इसमें भी कल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था फिक्टिशियस नेम्स के केस में। क्या एग्जाम्पल बताया था? जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक रामू है, एक शामू है, ध्यानु नहीं है, देयर इज नो ध्यानु इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे नाम का कोई वर्कर नहीं है। आपने रामू को पे करने थे 1000 रुपीज वेजेस और इसे करने थे 1500 और यहाँ पर आपने 2000 लिख दिए। ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो ध्यानु है ये फिक्टिशियस वर्कर है। फिक्टिशियस वर्कर मतलब कि नकली नाम चढ़ाया हुआ है इसका, नकली। आपने इसकी सैलरी तो निकलवा ली 2000 रुपीज, इसकी वेजेस के साथ आप क्या करेंगे? इसकी वेजेस की हो जाएगी चोरी। तो इस तरह से जो वेज शीट्स हैं उसमें गलत वर्कर्स के नाम चढ़ाकर उनकी वेजेस का किया जा सकता है गबन, यदि इंटरनल चेक सिस्टम ना हो तो। और क्या हो सकता है यदि इंटरनल चेक सिस्टम ना हो? तो और क्या हो सकता है? आप वर्कर्स को हायर वेज रेट पर पेमेंट कर सकते हैं। मैम ये हायर वेज रेट क्या होता है? पहले तो वेज रेट क्या होता है? वेज रेट होता है कि आप किस रेट पर वर्कर्स को पेमेंट करते हैं। वेज रेट का एग्जाम्पल बताती हूँ पहले तो। वेज रेट, पहले तो वेज रेट क्या होता है? इस रेट पर वर्कर्स को पेमेंट की जाती है। मैम समझ नहीं आया, एग्जाम्पल देके समझाइए।
एग्जाम्पल देखिए, आपने कहा कि हर वर्कर को जो वेज रेट है वो दिया जाएगा ₹50 पर आवर, प्रति घंटे का ₹50 दिया जाएगा, या फिर और ₹50 पर यूनिट, जितनी वो प्रोडक्शन करेगा उस हिसाब से एक एक यूनिट बनाएगा तो ₹50 दिए जाएंगे। दिस इज नोन एज वेज रेट। तो इस हिसाब से मान लीजिए कि एक वर्कर ए है, वर्कर ए है, वर्कर ए ने एक दिन में 8 घंटे काम किया, 5 आवर्स, सॉरी 8 आवर्स काम किया। आप मुझे बताएंगे कि अगर घंटों के हिसाब से पेमेंट करनी हो तो उसको कितनी वेजेस मिलेंगी? बताएं। वर्कर ए ने 8 घंटे काम किया, उसकी टोटल वेजेस कितनी बनेंगी? ऋषभ। हाँ जी बेटा। 8 घंटे और 1 घंटे के कितने चार्जेस मिलेंगे उसे? 50 पर आवर। हाँ जी रविंदर जीत। बेटा वेजेस कितनी मिलेंगी? वेजेस राजेंद्र 400। एकदम सही बच्चे, उसको ₹400 मिलेंगे उस दिन के काम के लिए। अब मान लीजिए यही वर्कर ए एक वर्कर बी है, वर्कर भी बी को घंटों के हिसाब से पैसे नहीं मिलते, जितने यूनिट्स बनाता है उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो वर्कर बी ने बनाए 100 यूनिट्स, एक दिन में उसने 100 यूनिट्स बनाए, ज्यादा हो जाएंगे 100 यूनिट्स। मान लीजिए एक दिन में उसने बनाए 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स बनाए। अब आप मुझे ये बताएं कि वर्कर बी को वेजेस कितने मिलेंगे? ऋषभ 2500, संजना 2500, राजेंद्र आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम अदर्स टू। रोमन बेटा 1 0 कम लगा दिया आपने। बिल्कुल सही आंसर्स हैं आपके। 50 यूनिट्स बनाए और हर यूनिट के ₹50, 50 पर यूनिट, अकॉर्डिंगली उसको कितना मिलेगा? 2500। ठीक है जी। ये होता है बेटा वेज रेट। वेज रेट क्या होता है? एक ऐसा रेट जिसके ऊपर आपको सैलरीज मिलती है, आपको वेजेस दी जाती हैं, उसे वेज रेट कहते हैं। ये टाइम के हिसाब से भी हो सकता है और यूनिट के हिसाब से भी हो सकता है। आइए अब मैं आपको इसकी टर्मिनोलॉजी बताती हूँ। इसे कहा जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम, वेज रेट अकॉर्डिंग टू टाइम। ये टाइम के हिसाब से है वेज रेट। ये यूज होगा आगे इसलिए बता रही हूँ आपको। दिस इज वेज रेट अकॉर्डिंग टू टाइम एंड इसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू पीस वर्क, अकॉर्डिंग टू पीस वर्क। कितने पीसीस बनाए, कितने पीसीस बनाए, इसीलिए कहा जाता है अकॉर्डिंग टू पीस वर्क। ये दोनों टर्म्स याद कर लीजिए। आपको इस सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग भी है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ये वेज रेट वाला कंसेप्ट आएगा और आगे हम इंटरनल चेक में भी इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को यूज करेंगे। सो जो वेज रेट घंटों के हिसाब से, टाइम के हिसाब से फिक्स किया जाता है उसे आप कहते हैं वेज रेट अकॉर्डिंग टू टाइम। और जो वेज रेट फिक्स किया जाता है आउटपुट के हिसाब से, आपने कितना माल बनाया, उसे आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू पीस वर्क, वेज रेट अकॉर्डिंग टू पीस वर्क। अब ये तो समझ में आ गया कि वेज रेट होता क्या है, लेकिन हमारा
मेन मुद्दा क्या है कि जो वर्कर्स हैं उनको हायर वेज रेट पर पेमेंट की जा सकती है यदि इंटरनल चेक सिस्टम नहीं है। कैसे पेमेंट कैसे की जा सकती है यदि इंटरनल चेक सिस्टम ना हो? यदि इंटरनल चेक सिस्टम ना हो तो देखिए हमारा एक्चुअल वेज रेट क्या था? एक्चुअल वेज रेट अकॉर्डिंग टू टाइम। बताएंगे मुझे पिछले एग्जाम्पल में हमारा एक्चुअल वेज रेट क्या था अकॉर्डिंग टू टाइम? 50 रुपीज पर आवर। ₹50 एक घंटे का, 1 आवर का 50 रुपीज। और यदि इंटरनल चेक सिस्टम ना हो तो आप हो सकता है कि एक्चुअल जो पेमेंट करें हायर वेज रेट पर कर दे। हायर वेज रेट आपने उसको पेमेंट कर दी 80 रुपीज के हिसाब से। आपने उसको पेमेंट कर दी 80 रुपीज के हिसाब से। बताइए आपने एक्सेस पेमेंट कितनी कर दी? अधिक पेमेंट। अधिक पेमेंट कितनी हो गई आपसे? 80 माइनस 50, ₹30 पर आवर। एक घंटे के ₹30। हाँ जी काजल संजना, एक घंटे के 30 रुपीज के हिसाब से आपने फालतू पेमेंट वे दिखा दी। ये 30 रुपीज पता है क्या करेंगे आप? इस 30 रुपीज की आप करेंगे चोरी। इसकी करेंगे चोरी या गबन। वर्कर को आपने 50 रुपीज ही दिए लेकिन जो बाकी 30 रुपीज थे एक्सेस वो आपने अपने पास रख लिए। तो इस तरह से यदि इंटरनल चेक सिस्टम ना हो तो आप एक्चुअल वेज रेट से ज्यादा वेज रेट पर पेमेंट दिखाकर जो आपने अधिक अमाउंट पे किया उसका आप कर लेंगे गबन। अब मान लीजिए कि उस वर्कर ने काम किया था, वर्कर ए, इसने काम किया था 8 आवर्स। उसको वेजेस मिलनी कितनी चाहिए थी? उसको वेजेस मिलनी चाहिए थी 8 × 50, एक घंटे के 50 रुपए। तो 8 घंटे के कितने रुपए? उसको 400 रुपए मिलने चाहिए थे। लेकिन मिले इतने ही, मिले इतने ही। एक्सेस कितना निकाला? एक्सेस कितना निकला? एक्सेस निकला 30 रुपीज। 30 × 8। समझ में आ रहा है? एक्सेस आपने इतना निकाल दिया 240। ये 240 आपने चोरी कर लिए। वर्कर को आपने वही 400 रुपए की पेमेंट करी ठीक रेट पर, लेकिन जो 30 रुपए फालतू आपने उसके वेजेस के लिए निकलवाए वो आपने चोरी कर लिए, गबन कर लिया उसका। तो इस तरह से यदि इंटरनल चेक सिस्टम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसी गलतियां जो है उसकी संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है? कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है। वेजेस कैलकुलेट करने में गलतियां हो सकती हैं। वो तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर इंटरनल चेक सिस्टम रहेगा तो एक की गलती दूसरे द्वारा पकड़ी जाएगी। लेकिन यदि इंटरनल चेक सिस्टम ही नहीं है तो गलतियों की वजह से कुछ भी हो सकता है। ब्लंडर्स कैन हैपन। एंड लास्ट इज embezzling unclaimed
wages. अब अनक्लेम्ड वेजेस क्या होता है? लावारिस वेजेस का गबन। वेज शीट में एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द वेज शीट। यहां पर एम्प्लॉयज थे ABCD, इसको मिलने थे 1800 रुपीज, इसको मिलने थे 2000 रुपीज, इसको मिलने थे 5000 रुपीज, और इसको मिलने थे 2500 रुपीज। ये आया और आकर पैसे ले गया, ये भी पैसे ले गया, ये भी ले गया। ये व्यक्ति था, ये वेजेस लेकर नहीं गया। गायब था ये वेजेस के टाइम पे, और बहुत देर तक, बहुत समय बीत गया, ये वेजेस लेने नहीं आया। बहुत समय बीत गया, यह व्यक्ति वेजेस लेने नहीं आया। इसीलिए आप इसे कहते हैं अनक्लेम्ड वेजेस। इसका दावेदार कोई नहीं है, इन वेजेस का दावेदार कोई नहीं है। कोई दावेदार नहीं। अब जब ये वेजेस बहुत देर तक अनक्लेम्ड पड़ी रहेंगी, लावारिस पड़ी रहेंगी, तो इनकी हो सकती है चोरी, इनका गबन हो सकता है, इसके साथ फ्रॉड हो सकता है। ठीक है जी। सो इस तरह से यदि इंटरनल चेक सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो ये सब भिन्नता आ सकती है। क्या क्या कमियां रह सकती हैं? एक तो आप जो अपने वर्कर्स हैं, आप उनको उस अवधि के लिए पैसे दे सकते हैं जिस अवधि के लिए उसने काम किया ही नहीं है। दूसरा, नकली नाम डाल के पैसे का गबन करना, वर्कर्स को हायर वेज रेट पर पेमेंट दिखाना, और जो बाकी का अमाउंट है उसका गबन कर लेना। कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं, और जो अनक्लेम्ड वेजेस हैं उनका गबन हो सकता है। सो इस तरह से इंटरनल चेक सिस्टम के ना रहते हुए ये सब कमियां आपके सिस्टम में रह सकती हैं, ये सब संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अब यदि हम इंटरनल चेक सिस्टम डिस्कस करना चाहते हैं वेजेस में, तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका जो इंटरनल चेक सिस्टम है, इन केस ऑफ वेजेस, वेजेस के केस में इंटरनल चेक सिस्टम आपका 3 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ वेज रिकॉर्ड्स, सेकंड प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट्स, एंड थर्ड इज पेमेंट ऑफ वेजेस। यहाँ पर आप क्या डिस्कस करेंगे? मेंटेनेंस ऑफ वेज रिकॉर्ड्स में किस एम्प्लॉय ने कितनी देर काम किया, किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया, कितनी देर काम किया, ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
इन सब चीजों का रिकॉर्ड, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, नंबर ऑफ यूनिट्स मेड, कितने घंटे काम किया, और नंबर ऑफ यूनिट्स मेड, कितने यूनिट्स उसने प्रोड्यूस करे। यहाँ पर आप वेज रिकॉर्ड्स रखते हैं, इन सब चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं। क्योंकि जो वेज रेट है वो किस हिसाब से होता है, या तो टाइम के हिसाब से, यूनिट्स के हिसाब से। यदि टाइम के हिसाब से है तो आपको घंटों के हिसाब से रिकॉर्ड रखना है, और जो एम्प्लॉयज यूनिट के हिसाब से काम करते हैं उनका यूनिट के हिसाब से आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वेज रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि अगर आपके पास वेज का रिकॉर्ड नहीं है तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वर्कर्स को वेजेस देनी कितनी है। ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये रिकॉर्ड रखना है कि किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया है। उसके बाद जब आपके पास ये सारी जानकारी आ गई तो आपको वेज शीट बनानी है। अब वेज शीट में क्या है, किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी जानी है, किस एम्प्लॉय को कितनी वेजेस दी जानी है, ये सब कुछ आएगा वेज शीट में। और उसके बाद इस वेज शीट के ऊपर आधारित हम वर्कर्स को पेमेंट करेंगे। ठीक है जी। So this is the way how we will discuss the internal check system in case of wages. स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम रिकॉर्ड बनाएंगे कि किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया। तो आए फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ वेज रिकॉर्ड्स। क्या आएगा मेंटेनेंस ऑफ वेज रिकॉर्ड्स में, किसने कितना काम किया। क्या क्या आएगा, प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ टाइम स्पेंट एंड वर्क डन बाय द लेबरर्स। क्या मतलब हुआ इसका, किस चीज का रिकॉर्ड रखना है आपको यहाँ पर। लेबरर्स ने कितना समय काम पर लगाया एवं कितना काम किया इसका रिकॉर्ड। ठीक है जी। कितना समय काम पर लगाया, कितना समय, कितना समय में क्या आ जाएगा बेटा, कितना समय, 8 घंटे, 10 घंटे, कितने घंटे। और कितना काम किया, कितना काम किया में क्या आ जाएगा, कितने यूनिट्स बनाए, 100 यूनिट्स बनाए, 150 यूनिट्स बनाए, कितना काम किया। समझ रहे हैं आप। ठीक है जी। इस चीज का रिकॉर्ड रखना है आपको, क्योंकि इसी के बेस पर आपको वेजेस मिलेंगी। हाँ जी। और क्या देखना है इसमें, बस इसी का रिकॉर्ड रखना है।
सिर्फ इसी का रिकॉर्ड रखें? नहीं जी नहीं, और भी रिकॉर्ड रखना है। और क्या रिकॉर्ड रखना है? रिकॉर्ड ऑफ लीव्स टेकन, कितनी छुट्टियां ली उसने, एंड ओवर टाइम डन। ये क्या होता है मैम? छुट्टियां कितनी ली? व्हाट इज ओवर टाइम? ओवर टाइम का मतलब क्या होता है? कितना अधिक समय व्यतीत किया। क्योंकि ओवर टाइम यदि आप करवाते हैं वर्कर से तो आपको फालतू पैसे देने पड़ते हैं और छुट्टियों के पैसे कटते हैं। सो ये रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना है। मान लीजिए कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, नॉर्मल वर्किंग आवर्स, एक दिन में 8 घंटे आप काम करते हैं नॉर्मल वर्किंग डेज, और आपने टोटल टाइम स्पेंड किया 10 घंटे, तो आपने अधिक टाइम कितना व्यतीत किया? व्हाट इज ओवर टाइम? 2 आवर्स, अधिक समय। इस 2 घंटे के आपको फालतू पैसे मिलेंगे। तो इसका भी आपको रिकॉर्ड रखना जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी को कल कंटिन्यू करें।